Hello students, this is lecture number 150 regarding lecturer and master data mathematics। मेरे टॉपिक हमारा चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आज उसका लेक्चर नंबर थर्ड है। और आज के लेक्चर में ना हम मेनली डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिसेस के बारे में किया है, आज हम डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो डिटर्मिनेंट क्या है? इट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। एक तो बेटे डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, और ये एक नंबर आएगा, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी आएगी, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डिटर्मिनेंट ए। बेटे जो मैट्रिक्स है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो डिटर्मिनेंट है उसको हम दो लाइंस के अंदर लिखते हैं। और अगर बेटे कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका ऑर्डर वन बाय वन है, वन बाय वन होगा, तो हाँ ए मैट्रिक्स कैसे होगी? A11। अगर हमने उसका डिटर्मिनेंट लिखना है ना, तो उसको दो लाइंस में लिखेंगे, और स्क्वायर विल बी ट्रीटेड एज लाइंस। तो इसका जो आंसर आएगा वो जो होगा वही आ जाएगा, A11। तो determinant of one by one matrix is always the same number। अगर टू इंटू टू मैट्रिक्स आएगी, तो टू इंटू टू मैट्रिक्स कैसे होगी? टू इंटू टू मैट्रिक्स हम लिखते हैं A11, A12, A21, A22। अगर हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A20। और इसको ओपन कैसे करना है? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, A11 मल्टीप्लाइड विद A22, और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, A21 मल्टीप्लाइड A12, और बीच में माइनस डाल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस डालना है, तो वो हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा जी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है इवेल्युएट। अगर हमने इसको इवेल्युएट करना है तो कैसे करेंगे? टू को टू से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस वन को फोर से मल्टीप्लाई, तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, तो ये बना फोर, ये बन गया प्लस फोर, और आंसर कितना आ जाएगा जी? 8। अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखो बेटे ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो उसने ये डिमांड किया है, तो पहले हमें टू ए निकालना पड़ेगा। टू ए में क्या होता है? हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच एंड एवरी एलिमेंट को, ये बनेगा 2 4 8 4। अब उसने इसका डिटर्मिनेंट मांगा है, तो बेटे अगर डिटर्मिनेंट मांगा है ना, तो पहले हमने मैट्रिक्स में ही कन्वर्ट करना है, फिर अब जो नई मैट्रिक्स आई ना उसको सोल्व करना। तो ये देखो क्या बनेगा, टू को फोर से किया तो एट, एट को फोर किया से 32, तो एट माइनस 32 विल बी माइनस 24। अब उसने अकेला ए डिटर्मिनेंट मांगा है। अगर आप राइट साइड देखिए तो अकेला ए डिटर्मिनेंट मांगा, तो वो क्या है? 1 2 4 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8, बीच में माइनस आई, कितना आ गया? -6। फिर अगर हम राइट साइड को देखें तो उसने इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है, तो 4 डिटर्मिनेंट ए करेंगे तो क्या बनेगा जी? 4 मल्टीप्लाई -6, कितना आंसर आ रहा है? -24। और आंसर दोनों मैच कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ना अभी हम प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, मैं बता ही देता हूं। अगर कोई डिटर्मिनेंट आपको पता है और आपने के ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो आंसर है के की पावर n डिटर्मिनेंट ए, वेयर के इज द मल्टीप्लायर, और n क्या है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब जैसे यही देखो, ये क्वेश्चन है, तो हमें मांगा गया था टू ए का डिटर्मिनेंट। तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है? 2 by 2 की है। तो 2 by 2 की है, तो n कितना हो गया हमारा? 2। क्या रूल है? जो मल्टीप्लायर होगा ना वो बाहर, उसकी पावर में n, और साथ में ए का डिटर्मिनेंट, ये बनेगा 4 ए डिटर्मिनेंट। यही मांगा था उसने। अब जैसे ये है, अगर हमने इसको फास्ट तरीके से करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जो टू ए का डिटर्मिनेंट के ए डिटर्मिनेंट है, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के डिटर्मिनेंट ए, और 4 इज इक्वल टू के। अगर हम इसको सोल्व करें, तो करें, तो टू ए क्या बनेगा? पहले टू ए लिखेंगे तो ये 2, ये 4, ये 8, ये 4।
इसको सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालना है। कई बार बेटे प्रॉपर्टीज दिमाग में नहीं आती है तो फिर आप लॉन्ग वे से कर सकते हो। तो ये बना जी 8 - 32 - 24। फिर उसने अकेला ए डिटर्मिनेंट मांगा है 1 2 4 2। इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा 2 - 8 - 6। अब इसमें डाल दो। तो इसमें अगर डाल रहे हैं तो 2 ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -24, के ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई -6। तो उसको सोल्व करके के कितना आ जाएगा जी 4। तो अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। अब बेटे देखो, अगर कोई दो डिटर्मिनेंट इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स में हम क्या करते थे, एक्स इज इक्वल टू 3। लेकिन डिटर्मिनेंट में नहीं करते। डिटर्मिनेंट में लेफ्ट साइड अलग से सोल्व करो, जैसे ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और राइट साइड अलग से सोल्व। तो फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और जो भी बने उसको सोल्व कर दो। कभी भी दो डिटर्मिनेंट इक्वल है तो आपस में कंपेयर करके हमने एलिमेंट्स इक्वेट नहीं करने हैं। हमने अलग अलग डिटर्मिनेंट सोल्व करके उनको इक्वेट करके फिर जो आगे बने उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देना है। तो क्या बनेगा जी इसका, एक्स स्क्र -2x प्लस एक्स -2 इसको लिखिए। इसमें से एक्स को बनाएगा जी, तो ये बनेगा x - 2, ये बनेगा x+1 इजिकल टू 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और -1। अब अगर 3 × 3 का डिटर्मिनेंट आ जाए, अब जैसे ये 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है ना, तो आपने क्या करना है, पहला एलिमेंट, फिर दो लाइंस, फिर जो बीच वाला एलिमेंट होगा ना वो एलिमेंट, दो लाइंस, फिर थर्ड एलिमेंट, वो दो लाइंस। जो पहला एलिमेंट है वो एज इट इज, सेकेंड एलिमेंट के साथ माइनस, थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस। अब जो आपका पहला है उसके नीचे वाला और उसके सामने वाला काट दो। बाकी क्या बचा जी, 1 3 -2 1। तो पहले वाले बॉक्स में, फिर जो सेकंड वाला आएगा अगर हम उसको देखें, यहाँ पे प्लस था हमारे पास, तो पहले मैंने क्या लिखा था, 1 -2 3 और 1। फिर इसी तरह से 4 वाला काट दो, 4 के कॉलम और 4 की रो, तो हमारे पास एक जे एलिमेंट बच जाएंगे, एक जे वाले एलिमेंट बच जाएंगे। क्या आएगा फिर, 1 2 -2 1। और इसी तरह से 5 का इसका कॉलम और रो काट देंगे तो हमारे पास कौन से एलिमेंट बच जाएंगे, 1 2 1 3। ये हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी सीखा हुआ है बेटे, ये तो आपको वैसे भी आता ही होगा। अब इसको नॉर्मली सोल्व करो, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1, बीच में माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करो -6। जैसे 2 × 2 डिटर्मिनेंट सोल्व किए, ये बाई चांस +4 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो जो -4 +5, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे 2, बीच में माइनस है। तो ये बन गया 3 1 + 6, ये बन गया 4 1 + 4, ये बन गया 5 1, ये 7 3 जा 21, ये 5 4 जा 20 और ये 5। आंसर कितना आ जाएगा जी, 46। कितना आंसर आ जाएगा, 46। अब देखो जे डिटर्मिनेंट तो इक्वल है ना, तो ये नहीं करना कि आपस में ये मतलब इसको इसके इक्वल कर दो, इसको अलग से सोल्व करना है। 2x रखेंगे, 1 2 2 0, फिर बीच में माइनस साइन, 0 0 -1 2 0 +1 0 1 -1 एंड 2। और इधर 1 3 -4 -3 5 -0 2 3 -4 5 +0 2 3 3 -3। तो मतलब लेफ्ट साइड का डिटर्मिनेंट अलग से सोल्व कर दो, राइट साइड का डिटर्मिनेंट अलग से सोल्व कर दो। इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा जी 0 -4, ये 0 ही हो गया, +1, ये 0 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर +1। और राइट साइड में
1, ये 15, ये देखो जी आपस में मल्टीप्लाई करके 12 आएगा और बीच में माइनस लगाना है, तो ना बड़े केयर से करना, प्लस माइनस की गलती लग जाती है। तो अगला वैसे ही जीरो हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बेटे बन गया -8x, ये बन गया हमारा 1, ये हमारा बन गया 3, -8x इक्वल टू 3 - 1, -8x इक्वल टू x कितना आ जाएगा, -2/8 -1/4। अगला बेटे टॉपिक आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो ये कुछ वर्डिंग है बेटे, कहता है माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज द डिटर्मिनेंट obtained by deleting the ith row and jth column in which the element lies. It is represented by MIG। अभी हम करते हैं ना, फिर क्लियर हो जाएगा जी। ये डेफिनेशन है वैसे। और जो माइनर होता है ना, किसी भी डिटर्मिनेंट का जो माइनर होगा, अगर मान लो उसका ऑर्डर n है, तो जो माइनर का ऑर्डर होगा ना वो n-1 होगा, एक कम होता है जी। और कोफैक्टर जो है वो माइनर पे डिपेंड करते हैं, और उसका फॉर्मूला है AIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J MIJ। अभी हम करते हैं तो क्लियर हो जाता है जी। ये डेफिनेशन है हमारे पास। अब जैसे जी देख, आप कहते हैं इसका माइनस और कोफैक्टर्स निकाल, तो हमें पता है कोई भी मैट्रिक्स है उसको हम कैसे डिफाइन करते थे, A11 A12 A21 A22। तो ये माइनर्स भी ना कोरस्पोंडिंग चार ही निकलेंगे, M11 M12 M21 एंड M20। जब आपने 11 निकालना ना, तो 11 के कोरस्पोंडिंग जे वाली रो और जे वाली काट देनी, ये और ये काट देना, तो क्या बचेगा 3। तो इसका M11 कितना होगा फिर 3, M11 हमारा कितना होगा 3। अगर M12 निकालना है तो जे वाली रो और जे वाला कॉलम और जे वाली रो काट देंगे, तो क्या बचेगा जी सिर्फ 4। क्या बचेगा हमारे पास 4। M21 को निकालना है तो दिस रो और दिस कॉलम, क्या बचेगा फिर -2, तो जहां पे -2 आ जाएगा। M22 निकालना है तो जे काट दो और जे काट दो, तो मतलब जिस पोजीशन की निकालनी है उसका रो और कॉलम काट दो, बाकी जो बचेगा वो उसका डिटर्मिनेंट होगा 1। अब जब हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं तो कोफैक्टर्स को बेटे हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं A11। वो कैसे लिखना है, -1 की पावर 1 प्लस 1, जो पैरों में है वही पावर में ऐड कर। A12 है तो -1 की पावर 1 प्लस 2, A21 है तो -1 की पावर 2 प्लस 1, एंड A22 है तो -1 की पावर 3 प्लस 2। और जो ये बना साथ में माइनर लगाना, M11 M12 M21 एंड M22। अब -1 की पावर जे 2 बना, M11 हमारा 3 बना, आपको पता है -1 की पावर 2 1 होगा, तो आंसर कितना आएगा 3। ये बना -1 की पावर 3, और M12 में हमारा 4 है, तो -1 की पावर 3 -1 होगा तो ये -4। एम जे बना हमारा -1 की पावर 3, और M21 हमारा -2 आया है, तो माइनस माइनस के हो जाएंगे +2, और ये बनेगा -1 की पावर 4 और साथ में 1, तो आंसर कितना आ जाएगा जी 1। अब आप इस टाइम ये याद रख सकते हो कि जो आपका माइनर आया, अगर उनके पैरों का सम इवन है तो कोफैक्टर सेम होगा, अगर उनके पैरों का सम ऑड है तो साइन चेंज होगा। जो कोफैक्टर होते हैं वो माइनर के सेम बिल्कुल वैल्यू वाइज सेम होंगे, सिर्फ प्लस माइनस का चेंज होगा। अगर पैरों का सम इवन है तो सेम आंसर, अगर पैरों का सम ऑड है तो साइन चेंज। जैसे +4 था तो जहां पे -4 है, जहां पे -2 था तो जहां पे +2 है। इनके पैरों का सम इवन है, सेम आंसर होगा 1 होगा। तो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द माइनस एंड कोफैक्टर्स। अब जैसे ये है, जे 3 × 3 का आ गया, कहता है राइट ओनली द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट A21। तो A21 कौन सा होगा, जे वाला। अब अगर हमने पहले M21 निकालेंगे, पहले हमेशा माइनर निकालना, तो M21 निकालना तो जे रो और जे कॉलम और जे रो काट, क्या बचा जी 6
-3 -7 एंड उस एलिमेंट का रो और कॉलम काट दो और इसको डिटर्मिनेंट के जैसे सोल्व कर दो। अभी हमने पढ़ा 6 को 3 के साथ, बीच में माइनस, -7 को -3 के साथ, तो ये क्या होगा 18, ये होगा 21 आएगा तो -21 तो -3। अब अगर हमने इसको को फैक्टर निकालना है तो A21 निकालना पड़ेगा। A21 क्या होगा -1 की पावर 2 + 1 और कोरस्पॉन्डिंग को फैक्टर, ये -1 की पावर 3 और साथ में -3, आंसर कितना आ जाएगा +3। मैंने अभी बताया शॉर्टकट क्या हो जाएगा, अगर पैरों का सम इवन है ऑड है तो जो आंसर आया वही होगा लेकिन साइन चेंज होगा। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो उसका एक शॉर्टकट तरीका है, आप एलिमेंट लिखो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखो, प्लस एलिमेंट लिखो और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिखो, एलिमेंट लिखो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर लिखो, मतलब जो जहां पे है, अगर कोफैक्टर सेम है, जो जहां पे है अगर उसका कोफैक्टर सेम है, जो जहां पे है उसका कोफैक्टर सेम है, एक पर्टिकुलर रो पकड़ो, उसके कोफैक्टर्स निकालो, उनका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा जो अभी हमने पढ़ा। और अगर हम एलिमेंट कोई और ले रहे हैं और कोफैक्टर कोई और ले रहे हैं, एलिमेंट कोई और ले रहे हैं और कोफैक्टर कोई और ले रहे हैं, तो फिर हमेशा आंसर जीरो होगा। तो ये दो रूल्स आ गए, अगर एलिमेंट्स और कोफैक्टर सेम है तो उनके प्रोडक्ट का सम डिटर्मिनेंट के इक्वल है, अगर एलिमेंट कोई और है कोफैक्टर किसी और रो या कॉलम की है तो उनके प्रोडक्ट का सम हमेशा जीरो। तो ये दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास, अभी हम इस पे इंप्लीमेंट करते हैं। ये कहता है फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड वेरीफाइड है। अब मैं सारे निकाल निकाल के एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे कि देखो जो हमें मैट्रिक्स गिवन है तो इसको हम क्या लिखेंगे, A12, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमें M11 निकालना पड़ेगा, तो जब 11 निकालना है तो 11 वाली पोजीशन काट देंगे तो क्या बचेगा 0 4 5 -7, तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा जी 0 -20 और A11 निकालेंगे तो क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 और साथ में जो माइनर आया, अगर पैर इवन है तो सेम आंसर। अब अगर M12 निकालेंगे तो क्या आएगा, M12 जो होगा 12 वाली पोजीशन काट देंगे तो क्या बचेगा जी 6 1 4 -7, ये बना -42, ये बना -4 -46। अब A12 लिखेंगे, अगर पैर ऑड है ना, सम इनका ऑड है तो सेम आंसर, बस साइन चेंज कर दो, आपको ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब अगर हम M13 निकालना चाहेंगे तो M13 क्या होगा, M13 जो होगा वो होगा, ये पोजिशन काट देंगे तो क्या बचेगा जी 6015, तो ये 30 -0 30 आंसर आ जाएगा। और A13 निकालना है तो सेम, क्योंकि पैरों के साथ इवन है तो सेम आंसर। अगर हम M21 निकालना चाहते हैं, M21 निकालना है तो 21 वाली पोजीशन काट देंगे तो क्या बचेगा जी -3 5 5 -7, 21 -25 कितना आ जाएगा जी -4, तो जो A21 होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 4। अगर हम M22 निकालना चाहते हैं तो M22 क्या होगा, 22 वाली पोजीशन काट देंगे तो बचेगा जी 2 1 5 -7, ये आ जाएगा -14, ये -5, ये -19 और A22 क्या हो जाएगा हमारा -19। अगर पैरों का सम इवन है तो सेम माइनर वाला आंसर। अब अगर M23 निकालना है, अगर हम M23 निकालना चाहते हैं तो 23 वाली पोजीशन काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 2 -3 15, तो इसको करेंगे तो जो बनेगा 10 + 3 13। अब अगर इनका सम देखो, पैरों का सम ऑड है तो A23 विल बी -13। अगर हम M31 निकालना चाहते हैं तो बचेगा -3504,
अब इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा -12, ये -0, -12, और A31 कितना आ जाएगा, -12। M32 निकालना चाहते हैं तो M32 जब निकालेंगे तो 32 वाली क्वेश्चन काट करेंगे तो 2654 बचेगा जी, 2654 जाएगा। 8 - 30 - 22, और A32 कितना आ जाएगा, यार ऑड है ना, तो 22 आ जाएगा। M33 निकालना है तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 - 3 60, 2 - 3 60, तो ये आंसर आएगा 0 + 18, 18, और ये 33 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब देखो ये सारे प्रोसीजर आ गया हमारे पास माइनर और को फैक्टर निकालने का। अब उसने बोला है A11, A31, A11, A31 प्लस A12, A32 प्लस A13, A33। देखो वैसे भी हमें दिख रहा है कि जहां पे एलिमेंट कोई और है, को फैक्टर कोई और है, तो इसका आंसर 0 ही होगा। हम वेरीफाई कर सकते हैं। A31 मेरे को दिख रहा है -12 है, A32 मेरे को दिख रहा है 22 है, और A33 हमारे पास 18। अब A11, A12, A13 देख लेते हैं। A11 हमारा कितना हुआ जी, 2 - 3 5 है, तो 2 - 3 5 यूज करेंगे, 2 - 3 और 5 यूज करेंगे। ये देखो -24, -66 प्लस 90, जीरो आ रहा है जी। तो इससे ये कंक्लूजन निकला, अगर एलिमेंट कोई और रो के हैं और को फैक्टर किसी और रो के हैं, जब कॉलम, मैं रो बोलूं तो सेम चीज एप्लीकेबल कॉलम के लिए, डिटर्मिनेंट रो और कॉलम के लिए सेम चलते हैं। अगर मैं किसी में रो बोल रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो कॉलम के लिए भी होल्ड कर। तो अगर रो और कॉलम डिफरेंट है, मतलब एलिमेंट्स कोई और है, को फैक्टर्स किसी और के हैं, तो आंसर हमेशा 0 आएगा। अगर सेम होंगे तो हम आंसर हमेशा डिटर्मिनेंट आएगा। अब जैसे कि उसने बोला यूजिंग द को फैक्टर्स ऑफ सेकंड। देखो इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये 11 है, ये 12 है, ये 31 है, 13 है, ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये A31 है, A32 है, A33। अब जैसे अगर मान लो मैंने सेकंड रो के यूज किए तो मेरे को एक तो M21 निकालना पड़ेगा, एक मेरे को M22 निकालना पड़ेगा। सेकंड रो बोला ना मैं, M23 निकाल, M21 जो होगा, 21 वाली पोजीशन काट देंगे तो बचेगा जी 3 8 2 3, और इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 9 - 16 -7, और इसका जो A21 आएगा वो कितना आ जाएगा, 7। अगर पैरों को सम ऑड है तो साइन चेंज कर दो। M22 निकालना है तो 22 वाली पोजीशन काट दी तो क्या बचा हमारे पास, 5 8 1 3, तो 15 - 8 कितना आ जाएगा, 7। A22 कितना आ जाएगा जी, 7। M23 निकालना है तो 23 वाली पोजीशन काट दोगे, क्या बचेगा, 5 3 1 2। 10 - 3 वो भी कितना आ रहा है जी, 7। अब A23 कितना हो जाएगा, माइनस। और मैंने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालना है फिर अब, A21 A20, A22 A20। जो स्मॉल लेटर्स है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो लार्ज बड़े लेटर्स हैं वो को वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। A21 हमारे पास कितना है, 2, तो क्या A21 हमारा कितना है, वो कितना है, 7। A22 हमारा कितना है, 0। A22 हमारा कितना आया है, 7। A23 हमारा कितना है, 1, और A23 हमारा कितना है, -7। आंसर कितना आएगा, 14 + 0 - 7 7। अगर हम नॉर्मल डिटर्मिनेंट भी ओपन करते हैं तो यही आएगा। तो ये हमारा टेक्निक हो गया जी, शॉर्टकट में ही अगर हमें को फैक्टर्स दे रखे हैं तो हम कर सकते हैं। बेटे नेक्स्ट आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। पहली प्रॉपर्टी कहता है, इफ एनी टू रोज और कॉलम, मैंने अभी बताया जो भी मैं वर्डिंग बोलूंगा, अगर रोज अकेला बोल रहा हूं तो ये मतलब नहीं है कि वो रोज के लिए है, कॉलम के लिए भी होल्ड करती है।
इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। अगर आइडेंटिकल होंगे तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। जैसे जी इंप्लीमेंट करें, ये देखो हमें ये गिवन 5 15 -25 7 21 30 8 24 40। देखो बेटे हम वैसे तो डिटर्मिनेंट सोल्व कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रॉपर्टी से यूज करेंगे ना तो हमारा थोड़ा काम इजी हो जाए। ये देखो अगर मैं इस कॉलम को 3 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं ये लिखूं कॉलम 2 को ऑपरेट करने लगे हैं 3 से डिवाइड करने, तो ये बनेगा हमारा। और बेटे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं ना तो जिस एलिमेंट से डिवाइड कर रहे हैं वही एलिमेंट बाहर मल्टीप्लाई में होगा। ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, और इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? 5 7 8। और अगर कोई दो रोज या दो कॉलम सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो, सीधा ही जीरो। तो ये पहली प्रॉपर्टी कहती है अगर दो रोज और दो कॉलम सेम है तो आंसर हमारा कितना बनेगा? जीरो। इससे हमारी ना कैलकुलेशन कम हो जाती है जी। अगर हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो C1 को अगर मैं C1/3 करूं तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या बनेगा? 2 3 5। ये 0 1 2, ये भी 2 3 5। और दो रोज से दो कॉलम सेम हो गए ना, C1 और C3 आर सेम, तो इसका आंसर सीधा कितना लिख देंगे? जीरो। अब जैसे ये देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं। चलो मैं इसको 7 से डिवाइड नहीं करता, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं C3 को 7 टाइम्स C1 करूंगा तो बाहर 1/7। अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड कर देना, अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई कर। ये एस डी रहने देता हूँ, ये एस डी रहने देता हूँ। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 48 42, ये 28, ये 40, तो दो सेम हो गए ना, इसका आंसर जीत हो गया। अब कई बार बेटे ये देखो, अब जैसे जी क्वेश्चन इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा, अगर आप ध्यान से देखो कोई पैटर्न नहीं बना, लेकिन अगर मैं इसको पहले माइनस करूं, अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि मैं C3 को ऑपरेट करने लगा हूं और C3 से C1 को माइनस करना है, तो बेटे जिसमें ऑपरेट करने लगे हैं ना सिर्फ उसी में चेंज आएगी, बाकी सारे एज इट इज। अब C3 - C1 करेंगे तो 65 - 2 63 बनेगा, 75 - 3 72 बनेगा, 86 - 5 81 बनेगा। अब अगर इसमें से मैं 9 बाहर निकाल, अगर मैं ये लिखूं जो C3 है उसको मैं C3/9 करने लगा हूं, ये क्या बनेगा? ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये 8, ये 9। जब 9 से डिवाइड किया तो ये भी बन गया 7 8 1। दो कॉलम सेम हो गए ना, आंसर कितना हो जाएगा? जीरो। तो ज्यादातर बेटी काफी ज्यादा आंसर्स का सम जो वैल्यू है वो जीरो आती है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब दिख रहा है अगर मैं इसको और इसको प्लस कर, अब अगर मैं C1 को C1 + C2 का, क्या बनेगा जी? X + C, Y + B, Z + C। अब C1 में चेंज की ना तो बाकी दोनों ऐसे जाएंगे, A/B/C, X + C, Y + B, Z + C। अब ये दो सेम है, कॉलम C1 एंड कॉलम C3 आर सेम, ये जीरो हो जाएगा जी आंसर। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब अगर हम R1 को ऑपरेट करें R1 + R2, बेटे ये R1 होती है और ये R2 होती है, ये R3 होती है। अगर R1 में ऑपरेशन ऑपरेट करें और R1 और R2 के एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो R1 में चेंज होनी है बच्चे, ये आ गए।
ये एज इट इज, ये भी एज इट इज। अब देखो जो रो वन है उसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो रहा है। अब रो वन को ऑपरेट करो और रो वन को किससे डिवाइड कर दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड से। जब हमने डिवाइड किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बाहर मल्टीप्लाई में करेंगे, ये बचेगा जी वन वन वन, ये बचा जेड, ये एक्स, ये वाई, ये वन, ये वन वन। देखो दो सेम हो गए, आर वन और आर थ्री सेम हो गए। इसका आंसर कितना आएगा जी। अगर आपको जी मुश्किल लगे ना फिर नॉर्मल डिटर्मिनेंट ओपन कर देना, फिर और कोई हल नहीं है। अगर बेटे कोई दो रोज या दो कॉलम, फिर एनी रो और एनी कॉलम, नॉट टू रोज टू कॉलम, एनी रो और कॉलम कंप्लीट जीरो बना दो, तभी डिटर्मिनेंट जीरो होता है। अब देखो अगर मैं सी वन को ऑपरेट करूं, सी वन प्लस सी टू प्लस सी, क्या बनेगा जी, डिटर्मिनेंट ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी माइनस सी एस टी, सी माइनस सी एस टी, ए माइनस बी एस टी, सी माइनस सी एस टी, ए माइनस बी एस टी, बी माइनस सी एस टी। और इसका डिटर्मिनेंट अगर देखेंगे तो ये बना बेटे जीरो जीरो जीरो, ये सारा कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, और बाकी दो रोज एज इट इज, बाकी दोनों कॉलम जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। अगर पूरी की पूरी रो या पूरा का पूरा कॉलम जीरो बना दो, आंसर सीधा जीरो लिख सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन, अगर हम इसको नॉर्मल ओपन करेंगे ना तो इट विल कंज्यूम में लॉट ऑफ टाइम। अब अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर मैं रो वन को ए से मल्टीप्लाई कर दूं, रो टू को बी से मल्टीप्लाई कर दूं, और रो थ्री को मैं सी से मल्टीप्लाई, क्या बनेगा। अगर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड करेंगे, ए से भी मल्टीप्लाई किया है तो बाहर ए डिवाइडेड, बी से मल्टीप्लाई किया तो बी डिवाइडेड, सी से किया तो सी डिवाइडेड। ये बनेगा जी वन। इस रो को हमने ए से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा वन ए क्यूब ए बी सी। सेकेंड रो को किया तो ये बनेगा वन बी क्यूब ए बी सी, ये वन सी क्यूब ए। हमें कैसे पता लगा कि इससे मल्टीप्लाई करना है, मैंने ये ऑब्जर्व किया इसमें ए कम है, इसमें बी कम है, इसमें सी कम है, अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेम सेम बन सकते हैं। अब देखो जो थर्ड कॉलम है उसमें एबीसी कॉमन आ सकता है, तो अगर मैं थर्ड कॉलम में से एबीसी से डिवाइड कर, तो बाहर एबीसी से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑलरेडी एबीसी भी है, तो वन वन वन, ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, और ये वन 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 बन जाएगा। और इसका आंसर दो कॉलम सेम हो गए ना, तो फिर आंसर कितना आ जाएगा जी। फिर नेक्स्ट आंसर क्या आएगा हमारा, जीरो आ जाएगा। ये शायद सेम क्वेश्चन आ गया, नहीं, ये भी ऐसा ही है। अब मैं कुछ और प्रॉपर्टी लगाता हूँ। अब इस क्वेश्चन में मेरे को दिख रहा है इसमें ए की कमी है, इसमें बी की कमी है, इसको सी की कमी है। अगर मैं सी थ्री को ए बी सी से डिवाइड कर, तो बाहर क्या करूंगा, ए बी सी से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वन बाई ए, ये वन बाई बी, ये वन बाई सी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको बीसी को एबीसी से डिवाइड किया, सीए को एबीसी से डिवाइड किया, ए बी को भी एबीसी से डिवाइड। तो मतलब एक ही क्वेश्चन को करने के ना कितने ही आपके पास तरीके हो जाएंगे, वो आपकी मर्जी है, आपने मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। तो वन बाई ए, वन बाई बी, वन बाई सी, ये ए, ये बी, ये सी, ये वन बाई ए नहीं बन गया, ये वन बाई बी बन जाएगा, ये वन बाई सी बन जाएगा। तो दो कॉलम सेम आ गए, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, जीरो। फिर नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टी आती है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर इज जीरो। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर ऑड होगा, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा थ्री इंटू थ्री डिटर्मिनेंट से करेंगे, अगर थ्री इंटू थ्री होगा और हम ये प्रूव कर देंगे कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर आंसर जीरो सीधा लिख सकते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन, अब देखो ना, अगर इसको नॉर्मल वे से सोल्व करेंगे
तो जी सोल्व ही नहीं हो सकता। अब हमें उसने ना कंडीशन दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी इज 180। आई का मतलब 180 डिग्री होता है। और ए प्लस बी है तो उसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस सी। देखिए, तो ये हमारा जो बनेगा ये बनेगा जी साइन पाई, ये बनेगा साइन बी, ये बना कॉस सी, ये बना माइनस साइन बी, ये जीरो है, ये tan ए है, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस सी। ये माइनस tan ए है और बी। अब इससे क्या हुआ, साइन पाई कितना होता है जीरो, साइन बी कॉस, ये क्या है माइनस साइन बी, ये जीरो, ये tan ए, यहाँ पे ये जीरो, ये tan ए, ये जीरो, ये माइनस tan ए, और ये बेटे कॉस 180 माइनस थीटा हो गया। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है माइनस। अब देखो हमने स्क्यू स्प्लिटिंग में पढ़ा था जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा जीरो होते हैं, और इनके साइन चेंज होते हैं। साइन बी है जहाँ पे माइनस साइन बी है, कॉस सी है जहाँ पे माइनस कॉस सी है, जो tan है जो माइनस tan है। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा जीरो होता है अगर वो ऑड ऑर्डर। अब जैसे ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब देखो ना, ए बी सी आर इन एपी देन व्हाट विल बी द वेरिएबल्स। अब हमें ये बताया अगर ए बी सी एपी में है, इस तरह के क्वेश्चन को हम नॉर्मल खोलेंगे तो इट विल लॉट ऑफ टाइम, तो फिर हमें प्रॉपर्टी सीखनी ही पड़ेंगी। तो क्या कंडीशन होती है, बी माइनस ए इज टू सी माइनस बी, तो टू बी इज टू ए प्लस सी। अब हमें क्लू मिल रहा है कि हमें टू बी बना लेना चाहिए और ए प्लस सी कर लेना चाहिए। टू बी बना लिए और ए प्लस सी कर लेते, जब हम ये लिख सकते हैं ए प्लस सी माइनस टू इज जीरो। तो अगर मैं R1 में R1 और R3 ऐड करूं और ट्वाइस ऑफ R2, ठीक है, पहले मैं R1 लिखूं, फिर उसमें मैं R3 का एलिमेंट लिखूं, फिर उसमें मैं ट्वाइस ऑफ R2 माइनस करूं, R1 का एलिमेंट लिखूं, R3 का एलिमेंट लिखूं, और R2 का ट्वाइस माइनस करूं, R1 का एलिमेंट लिखूं, R3 का एलिमेंट लिखूं, और R2 का ट्वाइस जो है वो माइनस करूं, और बाकी तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि जिसमें चेंज कर रहे हैं ना सिर्फ उसी में चेंज आनी है, बाकी सारा कुछ एज इट इज रहता है जी। अब देखो इसको जो अगर हम सॉल्व करेंगे, ये देखो 2y और 4y 6y, 6y कट गया, 4 और 6 10, 10 कट गया, तो ये तो जीरो बन गया। बाकी दो एज इट इज 3y प्लस 5, 4y प्लस 6। अब ये 5 और 7 12 बन गया, 12 से 12 कट गया, 7 और 9 16 हो गया, 16 16 कट गया, ये 8y और 10y 18y हो गया, कट गया। ए प्लस सी माइनस टू की अभी हमने बनाया जीरो। तो देखो पूरी की पूरी लाइन इससे हमने जीरो बना ली, और अगर पूरी की पूरी लाइन जीरो है फिर आंसर कितना है, जीरो है। फिर आंसर कितना है जी, जीरो है। अब देखो बेटे ये है, कई बार ना हमें क्लू मिल जाता है आंसर देख के। अब इसमें दिख रहा है a प्लस एन बनाना है, तो अगर मैं C1 को ऑपरेट करूं, C1 प्लस C2 प्लस C, तो क्या बनेगा, यहाँ पे a प्लस एन आएगा, यहाँ पे L प्लस ए प्लस एम प्लस एन आएगा, यहाँ पे L प्लस एम प्लस ए प्लस एन आएगा, यहाँ पे एम एन एच डी, जहाँ पे ए प्लस एम एन एच डी, जहाँ पे एम और ए प्लस एन। अब देखो इस कॉलम से ए प्लस एल प्लस एम प्लस एन कॉमन आ रहा है, अगर हम बाहर ए प्लस एल प्लस एम प्लस एन लिख दें अंदर डिवाइड कर देते हैं, तो जहाँ पे क्या बचेगा जी, यहाँ पे बचेगा 1 1 1 एम एन
ए प्लस एन एन एम ए प्लस एन। बेटे कई बार ना हमारे पास एक पर्टिकुलर रो या कॉलम में तीन वन बन जाएंगे, फिर हमने ना उनमें से दो जीरो कर देने हैं। जैसे मैं R2 को ऑपरेट करूं R2 माइनस R1, और R3 को ऑपरेट करूं R3 माइनस R। और एक ये चीज याद रखना, जब हम दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहे हैं ना, तो जो पिछला एलिमेंट है वो सेव रखना। हम ये नहीं कर सकते कि R3 माइनस R2 कर दें। हम ये नहीं कर सकते कि R3 माइनस R2 कर दो। अगर एक ही टाइम पे दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहे हैं तो आंसर पिछला जो है वो सेम रखना जी। ए प्लस एल प्लस एम प्लस एन। अब देखो R2 में चेंज हो रही है ना, तो R1 को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 1 माइनस 1 जीरो। ए प्लस एम माइनस एम ए, एन माइनस एन जीरो। 1 माइनस 1 जीरो, एम माइनस एम जीरो, ए प्लस एन माइनस एन ए। और बेटे ये देखो, अब ये हमारे पास मैट्रिक्स बन रही है, इसको हमने पढ़ा था ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बने तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे ना, चाहे अपर ट्रायंगुलर बने चाहे लोअर ट्रायंगुलर बने, जहां अकेली डायगोनल मैट्रिक्स बने, तो सीधा डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हमें डिटर्मिनेंट भी ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और रूल आ गया कि अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी मतलब जहां इतनी इतनी मैट्रिक्स होगी और नीचे तीन जीरो होंगे, तो हम सीधा डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या अगर हमारे पास ऐसे मैट्रिक्स बनेगी और जहां पे तीन जीरो होंगे, तो हम सीधा डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी भी अपने आप में लिख लेना जी। अब बेटे नेक्स्ट जितना भी हमें हमने डिस्कस किया ना, उसको एक जगह पे मैंने अब कलेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन हमने बता दिए हैं, क्वेश्चन नहीं होंगी। कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज द डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स ट्रांस। जैसे ये मैंने एक डिटर्मिनेंट बनाया हुआ और इसी का ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम कर देते थे और कॉलम को रो कर देते थे। अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट निकालना हमने सीखा, जो भी इसका डिटर्मिनेंट आएगा और जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है ना वो सेम आए। आप चेक कर सकते हो, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है। तो ट्रांसपोज से डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर हमने ये पढ़ा, अगर एक पर्टिकुलर रो या कॉलम पूरा पूरा जीरो है तो आंसर जीरो। अगर दो रोज और कॉलम सेम है तो डिटर्मिनेंट जीरो। अब ये एक बटे नई प्रॉपर्टी है। अब जैसे ये देखो, एक मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है 1 3 4 -1 -2 1 0 2 -2। मैंने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, मैंने इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया ना, तो वो आया -12। फिर मैंने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। सी वन और C2 को इंटरचेंज कर दिया। C2 लेफ्ट साइड पे आ गया और C1 राइट साइड पे आ गया जी। इंटरचेंज कर दिया जी। -1 -2 1 इधर आ गया और 1 3 4 इधर। इसका डिटर्मिनेंट निकाल, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालते हैं ना तो वो 12 आता है और इसका कितना आया था -। तो इससे ये रूल बना कि अगर हम, क्या रूल बना, अगर हम किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, आंसर विल रिमेन सेम, सिर्फ साइन का फर्क पड़ेगा। वैल्यू वाइज इट विल रिमेन सेम, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। If two adjacent rows or columns are interchanged, then the value of the determinant is multiplied by -1। ये आप एग्जाम्पल करके देख सकते हो बच्चे, ये मैंने सोल्व की हुई है, आप देख सकते हो। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। पहले मैंने इसका डिटर्मिनेंट निकाला, फिर मैंने इंटरचेंज करके निकाला हुआ है और दोनों के आंसर्स में साइन का ही चेंज आ रहा है। और अगर हम ज्यादा करें, ये तो हमने बिल्कुल एडजेसेंट को चेंज किया। अगर कोई एक पर्टिकुलर रो जंप करके nth रो बन रही, तो डेल्टा में क्या फर्क पड़ेगा, -1 की पावर n वर्सेस नाल साथ में डेल्टा से मल्टीप्लाई।
अगर एक इंटरचेंज होगी तो -1 की पावर 1, तो माइनस डेल्टा आएगा, यही अभी बताया। अगर दो इंटरचेंज करेंगे ना तो फिर सेम आंसर आएगा। अगर तीन इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आएगा। इसकी इतनी बस जो थ्योरी में पूछ सकता है, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी में पूछ सकता है। और अगर हम कोई कॉमन ले रहे हैं, जैसे जी इसमें से के कॉमन ले रहे हैं, तो वो अगर के इसमें मल्टीप्लाई में है, तो मतलब हमने इसमें से के इसको के से डिवाइड किया है। अगर हम इसका वर्डिंग देखेंगे तो हम ये लिखेंगे R1 को R1/k करो, तभी ये A1 B1 C1 बनेगा ना। तो अगर अंदर डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं अगर कॉमन ले रहे हैं तो बाहर जो है वही आएगा। ये अभी हमने इंप्लीमेंट भी की 7। अगर के मल्टीप्लाई में है तो के की पावर n हो जाता है, और n क्या होता है, ऑड। जो मैंने अभी इंप्लीमेंट भी की, इसी वीडियो में इंप्लीमेंट भी की। के ए का डिटर्मिनेंट होगा तो के की पावर n ए का डिटर्मिनेंट। और अगर बेटे एक पर्टिकुलर रो में वो चीज एडिड है, तो हम ना इसको दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। A1 A2 A3 अलग से, और λ1 λ2 λ3 अलग से, और नीचे वाले सेम। मतलब एक रो में दो चीजें प्लस में है तो हम उनको तोड़ के लिख सकते हैं। फिर बेटे ऐसे ही अगर ए बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा ना, तो उसको हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन आ जाएगा तो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन लिख सकते हैं। अब बेटे ये देखो, ये हो गया डिस्कस। अब मैंने देखो, अगर ये बिल्कुल सेम आपका ऐसा कहीं भी डिटर्मिनेंट में दिखे, तो आप इसके फैक्टर याद रख सकते हो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कैसे आए। ये देखो, अगर मैं R2 को ऑपरेट करूं R2 - R1, और R3 को ऑपरेट करूं R3 - R, हम बेटे जब भी हमें कहीं पे 3 1 दिखे ना, तो हम दो जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं। ये जीरो बनेगा, ये y - x, ये y² - x के, ये जीरो बनेगा, ये z - x, ये z² - x के। अब अगर ध्यान से देखो, ये 1 है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये x है, ये x² है, ये y - x है। तो ये इसके बेटे फैक्टर बन जाएंगे y+x y - x। इसके फैक्टर बन जाएंगे z - x z+x z - x। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो जो रो 2 है उसमें से y - x कॉमन आ सकता है। जो रो 3 है उसमें से z - x कॉमन आ सकता है। तो अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 1 1 नहीं हो जाएगा, यहाँ पे y+x बन जाएगा, ये z+x। अब अगर मैं फिर R3 को ऑपरेट करूं R3 - R, तो ये बनेगा 1 x x²। ये बनेगा 0 1 y+x। ये बनेगा 0 0 z-1। और बेटे ये देखो, हमारी ना कोशिश ये होती है, अगर 3 1 हो ना, तो हम ये 3 0 बना लेते हैं। अब जो अगर ये 3 0 था अभी हमने पढ़ा, फिर हम क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। डायग्राम में 1 1 और साथ में क्या है, z-1 है। तो ये देखो, ये तीन फैक्टर बन गए।
यही आंसर था बेटे ऊपर। जब उसने माइनस माइनस कॉमन निकाले होंगे तब भी जो सेम जो उसने आंसर दिया होगा वो बने। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स मांगा हुआ है। एक्स माइनस वाई बनाने के लिए इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे, तो ये एक्स माइनस वाई हो गया। फिर वाई माइनस जेड है, इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो बाहर वाला प्लस हो जाएगा, जेड माइनस एक्स है, ठीक है। तो इसी तरह से पास हो जाती है अगर ये है। तो इसके अगर हम सेम प्रोसीजर लगाएंगे ना तो जे फैक्टर आते हैं, तो इसलिए ये आप सीधे याद रख सकते हो। वन 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 एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब कहीं पे भी दिखे, जरूरी नहीं है कि कॉलम वाइज दिखे, रो वाइज दिखेंगे तब भी चलेगा, तभी सेम आंसर रहेगा। और अगर ये है वन 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 एक्स के वाई के जेड के एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब दिखेगा तो फिर ये हो गया। तो ये आप तीनों आंसर जो है वो याद रख सकते हो, उसके आपकी कंफ्यूजन कम हो सकती है। फिर नेक्स्ट में टॉपिक आता है एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ ट्रैक, फिर जो एरिया है वो हमने ना कहीं पहले भी पढ़ा है, ट्रायंगल का एरिया स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ना मैट्रिसेस यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट यूज करेंगे, सॉरी। पहले आपने बाहर 1/2 यूज करना है, फिर पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, और साथ में वन 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 लगाए, बस ये आंसर है। अब इसको आपको ओपन करना सिखाया मैंने। 2 1 1 8 1 -7 1 10 1 1 +1 1 10 1 इसको ओपन कर देंगे। 1/2 2 1 - 8। फर्स्ट बेटे इसमें ना प्लस माइनस की या कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, वो आप पेपर में ध्यान से करना जी। 8 - 10 -14, ये -3 हो जाएगा ना, +21, ये -2, ये आ जाएगा 5/2। और अगर बेटी कभी एरिया मान लो आपका नेगेटिव आ जाए ना, तो एरिया हमेशा मैग्नीट्यूड में यूज करते हैं। मान लो आपका आंसर ये सोल्व करते करते मान लो -5/2 आ जाता, तभी आपने 5/2 लिखना था, माइनस नहीं लेते। याद रखना एरिया हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं लेते। और अगर कोलिनियर आ जाए, वैसे तो हमने स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ा था स्लोप, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, तो स्लोप ऑफ ए भी निकालो और स्लोप ऑफ ए सी निकालो, वो सेम होनी चाहिए। और स्लोप निकालने का में फॉर्मूला पड़ा हुआ है y2 - y1 x2 - x1, तो ये भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये जहाँ पे डिटर्मिनेंट आ गया तो हम डिटर्मिनेंट सीख रहे हैं तो वही कदम लगाने हैं। हाँ, आज हम नया कंसेप्ट जरूर सीखेंगे कि कोलिनियर की कंडीशन होती है जो एरिया है वो जीरो पर। अगर एरिया कभी जीरो आए तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब अगर हम इसका एरिया निकालें, 1/2 लिखेंगे, 11 7 5 5 -1 3, साथ में 1 1 1 लिखेंगे। अब इसको ओपन करो, 1/2 11। अब हमें फास्ट आता है 5 - 3, -7 5 -1 +1 15 +5। मेरे ख्याल से ये -1 था ना, 5 - 3 7, तो 5 + 1 आएगा, तो ये 1/2, ये बन गया 22, ये -42 +20, तो देखो जीरो आ गया, पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर हम एरिया निकालें यूजिंग डिटरमिनेंट और वो जीरो आ जाए, देन वी से द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कहता है एरिया इज गिवन और पॉइंट्स भी गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एरिया पता कैसे निकालना है, बार 1/2 लिखेंगे, पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, साथ में 1 1 1। और बेटे अगर क्वेश्चन में एरिया गिवन हो ना तो 12 गिवन है, 12 के को, लेकिन साथ में ना प्लस माइनस लगाना। ये ध्यान रखना, ये अदरवाइज आपका पेपर में गलत हो जाए। अब ये इधर क्या बचा, ये 2 इधर भेज दूंगा तो ये तो बन गया +-24। और इधर इसको नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं, -1 -7 -2 4 + 3 +1 28 -3।
ये बन गया -8x, ये बन जाएगा -14, ये 25, ये प्लस -24, -8x प्लस 11 प्लस -24। तो आप इसके दो केस कर देंगे, तो -8x प्लस 11। बेटे कैलकुलेशन आप देख लेना, वैसे कोई गलत नहीं हुई है। -8x इज इक्वल टू 13 बन रहा है जी, x इज इक्वल टू -13/8। मेरे पास इसके आंसर्स अभी नहीं है तो मैं काउंटर चेक कर सकूं, आप देख लेना, क्योंकि आंसर जो है वो 35/8 आया है, जो भी आए कैटेगरी बात। तो बेसिकली आप कंसेप्ट सीखिए कि अगर आपको एरिया गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू ढूंढनी है, तो हमने एरिया लिख के प्लस माइनस लगाना है और उसके बाद नॉर्मली सोल्व करके एक्स की वैल्यूज निकाल दें। तो बेटे आज के लिए फिर हम जहां तक करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी। बने रहें। थैंक यू।